कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री C.P. राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे। उपराष्ट्रपति पद के बीजेपी एनडीए उम्मीदवार को लेकर दो अनुमान थे, एक सही रहा, दूसरा गलत निकला। जो अनुमान सही रहा वो ये कि माना जा रहा था कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम और 16 अगस्त को जन्माष्टमी के बाद बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान होगा। 17 तारीख को ऐलान होने का अनुमान इसलिए लगाया गया था कि नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है और चुनाव 9 सितंबर को होना है। उम्मीदवार चयन की जिम्मेदारी एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दी थी। रविवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और बैठक के बाद जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया। सीपी राधाकृष्णन को चुनने के पीछे बीजेपी का क्या प्लान हो सकता है, यानी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाकर बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है, इस वीडियो में हम इस बात का आकलन करेंगे। लेकिन पहले बता देते हैं कि एनडीए उम्मीदवार को लेकर जो अनुमान गलत रहा वो क्या था। तो जान लीजिए कि गलत रही उम्मीदवार के नाम को लेकर लगाई गई तमाम अटकलें। मीडिया के बड़े बड़े दिग्गज 21 जुलाई से ही बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम को लेकर अटकलें लगा रहे थे। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को ही इस्तीफा दिया था। उनकी विदाई के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जेडीयू के सांसद हरिवंश, कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत, आचार्य देवव्रत, दक्षिण भारत से एल गणेशन, बंडारू दत्तात्रेय, जी किशन रेड्डी, बीएल संतोष और ऑर्गेनाइजर के पूर्व संपादक शेषाद्री चारी तक को लेकर अटकलें लगाई गईं। लेकिन तमाम बड़े पत्रकारों, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले और अंदर की खबर होने का दावा करने वाले विश्लेषकों और सत्ता केंद्र की हर हलचल पता होने का दावा करने वाले किसी भी कथित दिग्गज ने एक बार भी संभावित उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन का नाम नहीं लिया था। इससे ये बात फिर साफ हो गई है कि लगातार 11 साल से केंद्र की सत्ता में होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अहम मुद्दों से जुड़ी खबरों को बाहर न आने देने के मामले में रिकॉर्ड बरकरार रखे हुए है। धनखड़ के इस्तीफे के बारे में भी पहले किसी को अनुमान नहीं था, बस बाद में समीक्षाएं हुई। इसी तरह सीपी राधाकृष्णन एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। नाम के ऐलान के साथ ये तय है कि सीपी राधाकृष्णन ही अगले उपराष्ट्रपति होंगे। नड्डा ने कहा है कि वो विपक्ष से भी बात करेंगे ताकि राधाकृष्णन सभी के समर्थन से चुने जाएं, लेकिन ऐसा होगा अभी लगता नहीं है। विपक्ष साथ हो या ना हो, राधाकृष्णन की जीत तय है। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालते हैं। लोकसभा में कुल 542 सांसद होते हैं, लेकिन अभी एक सीट खाली है। वहीं राज्यसभा में 245 सांसद होते हैं, लेकिन अभी 5 सीटें खाली हैं। एनडीए के पास लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 129 सांसद हैं, यानी एनडीए के पास 422 सांसदों का समर्थन है। चयन के लिए 391 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है और एनडीए का संख्या बल इससे कहीं ज्यादा है। 2022 में धनखड़ को 528 वोट मिले थे। अब वो बात जिसे आप भी जानना चाहते होंगे, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी और एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाने का फैसला क्यों किया? पीएम मोदी ने राधाकृष्णन को उम्मीदवार चुनकर चौंकाया जरूर है, लेकिन इससे पीएम मोदी और बीजेपी की आने वाली रणनीतियों को लेकर बहुत कुछ संकेत मिलते हैं। चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन यानी सीपी राधाकृष्णन भले ही अटकल लगाने वालों की नज़रों से दूर रहे हों, लेकिन बीते कुछ सालों से वो पीएम मोदी के भरोसेमंद रहे हैं। वो अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। जुलाई 2024 में उन्हें भगत सिंह कोश्यारी की जगह राज्यपाल बनाया गया था। कोश्यारी तमाम तरह के विवादों में घिरे थे, जबकि राधाकृष्णन की छवि विवादों से दूर रहने वाले नेता की है। वो झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं और कुछ समय के लिए उनके पास तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का प्रभार भी रहा है। सीपी राधाकृष्णन के पास
संसदीय अनुभव भी है। वो 2 बार तमिलनाडु के कोयंबटूर से सांसद रह चुके हैं। ये एक प्रमुख शहर है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। राधाकृष्णन संघ यानी आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। ये दावा किया जाता है कि मई 1957 में जन्मे राधाकृष्णन 16 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। उनके चयन की एक अहम वजह यह भी बताई जा रही है। धनखड़ भले ही सेहत का हवाला देकर हटे हों, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष से खटपट उनकी विदाई की वजह बनी। उस समय कई लोगों ने दावा किया था कि जो भी नेता संघ या बीजेपी की वैचारिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, वो मोदी सरकार और बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करते रहे हैं। ऐसे नेताओं में धनखड़ के अलावा हाल में दिवंगत हुए सत्यपाल मलिक का नाम लिया गया। ये दावा भी किया गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई आरएसएस की कथित नाराजगी को दूर करने के लिए पीएम मोदी लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। वो मार्च में आरएसएस मुख्यालय गए, 15 अगस्त को लाल किले से आरएसएस की तारीफ की और अब इसी कड़ी में सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति जैसे अहम पद का उम्मीदवार बनाया गया है। सीपी राधाकृष्णन के चयन की दूसरी अहम वजह बताई जा रही है दक्षिण भारत पर बीजेपी का फोकस। ये कहा जाता है कि बीजेपी एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। बीजेपी ने अभी से 2029 के लोकसभा चुनाव पर फोकस करना शुरू कर दिया है। 2024 में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी। इसकी वजह यह थी कि उत्तर भारत में उसकी सीटें कम हुई। सीटें कम होने के बाद भी बीजेपी ने ज्यादातर सीटें उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत से ही हासिल की। दक्षिण भारत यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और लक्षद्वीप को मिलाकर लोकसभा की कुल सीटें 130 हैं। बीजेपी इनमें से 29 सीटें ही जीत सकी। इनमें से कर्नाटक में 17, तेलंगाना में 8, आंध्र प्रदेश में 3 और केरल में 1 सीट जीती। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। यहां बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। दक्षिण भारत पर बीजेपी ने अपना फोकस बढ़ाया हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह खास तौर पर तमिलनाडु को लेकर रणनीति बना रहे हैं। यह माना जा रहा है कि सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के पीछे एक रणनीति ये भी है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की एक सोच हो सकती है कि सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने के बाद पार्टी को उनके गृह राज्य में फायदा हो सकता है। सीपी राधाकृष्णन के चयन से एक और बात तय मानी जा रही है। हालांकि दावे से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनना है। ये चयन बहुत दिन से टल रहा है। पहले यह दावा किया जा रहा था कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष दक्षिण भारत से हो सकता है ताकि पार्टी को दक्षिण में चुनावी फायदा मिले। लेकिन अब जबकि सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना तय है, ये माना जा रहा है कि अब अगला अध्यक्ष उत्तर भारत से हो सकता है। वो भी कोई ओबीसी नेता हो सकते हैं, जिससे कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की रणनीति की काट खोजी जा सके। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाना भले ही बहुत से लोगों को अप्रत्याशित लगे, लेकिन इसे पीएम मोदी और बीजेपी के लक्ष्य साधने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अगर आप भी इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं।